बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? खुश हैं? अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, ऐसे हंसता मुस्कुराता रखे। माय नेम इज़ रिफ़ा जहान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद रिफ़ा जहान। So today I am going to teach you the fourth stage of cellular respiration and that is respiratory chain. Basically इस वाले लेक्चर वीडियो से पहले वाले लेक्चर वीडियो तक हमने सेलुलर रेस्पिरेशन की 3 स्टेजेस को डिटेल से डिस्कस किया। नंबर 1 ग्लाइकोलाइसिस, अदर वन इज पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन एंड द थर्ड स्टेज इज क्रेब्स साइकिल। आज की लेक्चर वीडियो की बात करें तो आज हमने सेलुलर रेस्पिरेशन की फोर्थ स्टेज को डिटेल से डिस्कस करना है, दैट इज द रेस्पिरेटरी चेन। और इसी वाले लेक्चर वीडियो में ही हम देखेंगे कि रोल ऑफ साइटोक्रोम क्या है। बेसिकली अगर हम रेस्पिरेटरी चेन की बात करें तो ये वो चेन है जिसको हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी बोलते हैं। याद करें फोटोसिंथेसिस में भी हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का कांसेप्ट डिस्कस किया था, उसकी तमाम के तमाम हमने डिटेल देखी थी। रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन में भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन देखी जाती है। आज हमने वही चेन को डिस्कस करना है। अब क्योंकि ये रेस्पिरेशन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है, यही वजह है कि हम उसको रेस्पिरेटरी चेन भी बोलते हैं। अब इस रेस्पिरेटरी चेन में डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, और उन डिफरेंट कंपोनेंट्स का हम रोल देखेंगे। अब उनमें से एक कंपोनेंट है साइटोक्रोम और इसकी काफ़ी सारी टाइप्स हैं और उनका फिर हम आज ही की लेक्चर वीडियो में रोल देखेंगे कि जो साइटोक्रोम जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में लगे होते हैं उनके क्या फंक्शन है, क्या रोल है। थोड़ा बहुत आइडिया डेवलप हुआ तो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, वहाँ से आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दिस इज द मेन स्लाइड ऑफ आवर टुडेज लेक्चर वीडियो। यहाँ से हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट होता है। हमारा टॉपिक है रेस्पिरेटरी चेन। मैंने ये टॉपिक आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। आप देखें ऐसा है कि क्योंकि आपको पता है कि क्रेब्स साइकिल में हुआ ये था कि काफ़ी सारी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हुई थी। अब आपको पता है कि उसमें क्योंकि रिडक्शन हुई थी, किस में रिडक्शन हुई थी, NAD में रिडक्शन हुई थी और वो कन्वर्ट हुआ था NADH2 में, ठीक है। अब ये जो NAD है ये क्योंकि रिडक्शन के बाद NADH में कन्वर्ट हुआ, अब यही NADH जो है वो फोर्थ स्टेज में अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। क्योंकि आपको पता है कि मैंने आपको कहा था कि सेलुलर रेस्पिरेशन की जितने भी स्टेजेस हैं वो वन बाय वन अपने साथ जो है वो लिंक्ड हैं। इसी तरह थर्ड स्टेज जो है वो जाहिर है फोर्थ स्टेज से लिंक होगी, क्योंकि जो थर्ड स्टेज का प्रोडक्ट है वो फोर्थ स्टेज के प्रोडक्ट में आगे स्टार्ट करने में उसको हेल्प करेगा, ठीक है। तो क्रेब्स साइकिल में आपको पता है कि NADH हमें मिला था, वो NADH जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इन्वॉल्व होगा और वहाँ से ये चेन जो है वो स्टार्ट होगी। होता ये है कि NADH की बात करें तो NADH जो है वो अपने हाइड्रोजन एटम जो है वो इस ट्रांसपोर्ट चेन में अपने कंट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि NADH में यहाँ ऑक्सीडेशन होगी इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, क्योंकि ऑक्सीडेशन में बेसिकली रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन देखा जाता है। और आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हमने फोटोसिंथेसिस वाले टॉपिक में भी कंसेप्ट देखा था कि ये वो चेन होती है जिसमें दो चीज़ों ने मूव ऑन होना होता है। वो होता है नंबर 1 इलेक्ट्रॉन्स, अदर वन इज हाइड्रोजन। और उसके रिजल्टेंट में हमें इस चेन के रिजल्टेंट में क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है। इसमें भी हम यही देखेंगे। सो NADH जो है वो हाइड्रोजन देंगे, ठीक है, और उसी के साथ हम देखेंगे कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी कंट्रीब्यूट किए जाते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन जो है ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं कंपोनेंट्स हैं जो कि स्टार्ट करवाने में हेल्प करते हैं रेस्पिरेटरी चेन को, ठीक हो गया। अच्छा जी, तो यही कहते हैं कि NADH जो है वो अपना हाइड्रोजन एटम ट्रांसफर करता है और वो हाइड्रोजन एटम जो है वो फिर रेस्पिरेटरी चेन जिसको हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी कहते हैं वहाँ जाता है। जबकि अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो वो जितने भी सीरीज ऑफ ऑक्सीडेटिव रिडक्शन स्टेप्स हुए थे या रिएक्शन हुए थे वो तमाम के तमाम हेल्प करेंगे रिएक्शन के बाद इलेक्ट्रॉन्स को, और वो इलेक्ट्रॉन जो है वो अल्टीमेटली फिर लास्ट पे जो हम देखेंगे ना कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की लास्ट पे ऑक्सीजन है, उस हाफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ अटैच करेंगे वो इलेक्ट्रॉन्स और वो कन्वर्ट हो गए इनटू ऑक्सीजन। समझ आ गई? चलिए जी मूव ऑन करते हैं फर्दर, वहाँ से इस पॉइंट रिलेटेड मजीद डिटेल डिस्कस करते हैं। कहते हैं कि ऑक्सीडेटिव सब्सटेंस की अगर हम बात करें तो इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या रेस्पिरेटरी चेन में काफ़ी सारे कंपोनेंट्स लगे होते हैं। उन कंपोनेंट्स को हम ऑक्सीडेटिव सब्सटेंसेस भी बोलते हैं। अब उनकी काफ़ी सारी टाइप्स हैं, ठीक है। नंबर 1 इसको हम कहते हैं कोएंजाइम Q। क्या है कोएंजाइम Q? ये वो फर्स्ट आप कह सकते हैं कंपोनेंट है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का जहाँ से ये चेन स्टार्ट होती है, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखेंगे सीरीज ऑफ साइटोक्रोम। अब साइटोक्रोम की सीरीज का मतलब है काफ़ी सारी टाइप साइटोक्रोम की। अब इसमें काफ़ी सारी टाइप है। साइटोक्रोम
बी है, साइटोक्रोम सी इन्वॉल्व होगा इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, ए देखा जाएगा, A3 देखा जाएगा, ठीक है। तो ये तमाम के तमाम जो है वो सीरीज ऑफ आप कह सकते हैं एंजाइम्स जो हैं, साइटोक्रोम एंजाइम, जो कि इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। उसके बाद लास्ट में हम देखेंगे कि मोलिक्यूलर ऑक्सीजन भी मौजूद होती है, वो हाफ मोलिक्यूल ऑक्सीजन का जो कि इलेक्ट्रॉन्स के साथ कंबाइन करेंगे और वहां से फिर हम देखेंगे कि ऑक्सीजन मिलती है, ठीक है। कंपोनेंट समझ आ गए कि क्या है, ठीक है। अब फर्दर ना हम इन कंपोनेंट्स की डिटेल डिस्कस करते हैं कि होता क्या है। अब ये तमाम के तमाम जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं ना, ये आपको मुश्किल लग रहे होंगे दिखने में, लेकिन मैं आप लोगों के लिए ये सारी की सारी स्लाइड लिटरली आसान कर देती हूँ इस स्लाइड से। वो ये कि अगर आप डायग्राम समझेंगे तो आपको थ्योरी समझ आ जाएगी। इसका मतलब कि आपने डायग्राम ध्यान से समझनी है। अच्छा जी, होता ये है कि बेसिकली NADH जो है ये इन्वॉल्व होगा। अब NAD जो है ये ऑक्सीडाइज होगा। ऑक्सीडाइज का मतलब ये अपना ये हाइड्रोजन एटम रिमूव करेगा, और ये हाइड्रोजन एटम आप एरो की मदद से देख सकते हैं। ये जो पर्पल एरो है, डार्क पर्पल, वो आप देख सकते हैं कि ये हाइड्रोजन एटम ये चेन में ट्रांसफर हो रहे हैं। इसका मतलब जो NAD है, ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडाइज होगा, उसके बाद हमें हाइड्रोजन एटम देगा। ये हाइड्रोजन एटम फिर ये रेस्पिरेटरी चेन में इन्वॉल्व होंगे। हाइड्रोजन समझ आ गई कहाँ से आ गया। उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स हमने कहा था कि क्योंकि काफ़ी सारे ऑक्सीडेटिव रिडक्टिव रिएक्शंस देखने को मिले थे हमें सेलुलर रेस्पिरेशन की जो आगे स्टार्ट वाली 3 स्टेजेस थी उसमें, तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो फिर इसमें मूव होंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से मूव होते हैं। अब होगा क्या, अब हम देखते हैं कि इनके अंदर काफ़ी सारे, आपको पता है कि काफ़ी सारे कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। नंबर 1 था कोएंजाइम Q, ठीक है। उसके बाद था साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3, ठीक है। तो ये सारे कंपोनेंट्स आप देख सकते हैं कि चेन में कैसे एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं। अब इनका काम समझो। तो सबसे पहले आपने ये समझना है कि जो सेकेंड कंपोनेंट है ना, वो फर्स्ट कंपोनेंट को ऑक्सीडाइज करवाएगा और खुद वो रिड्यूस होगा, ठीक है। इसी तरह जो थर्ड कंपोनेंट है ये खुद रिड्यूस होगा लेकिन पिछले वाले की ऑक्सीडेशन करवाएगा, ठीक है। इसका मतलब पिछले वाले की ऑक्सीडेशन होगी और अगले वाले की रिडक्शन होगी। नहीं समझ आई, मैं आगे और एक्सप्लेन कर देती हूँ। कहते हैं कि अगर हम कोएंजाइम Q की बात करें तो वो क्या करेगा, वो इन हाइड्रोजन एटम को रिसीव करेगा। दैट मीन्स कि यहाँ कोएंजाइम Q की क्या हुई, रिडक्शन हुई। क्यों रिडक्शन हुई, क्योंकि उन्होंने हाइड्रोजन को रिसीव किया। लेकिन यहाँ NAD की बात करें तो NAD की क्या हुई थी, ऑक्सीडेशन। क्यों, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हुआ था। ये समझ आ गई। चलेंगे अब देखते हैं आगे। अब अगर हम साइटोक्रोम B की बात करें ना, तो साइटोक्रोम B में रिडक्शन होगी और इस कोएंजाइम Q में ऑक्सीडेशन होगी। कैसे, क्योंकि अब ये जो कोएंजाइम Q है ना, ये अपना वही हाइड्रोजन एटम, ये देख रहे हैं ना आप आगे भेज देगा। किसको आगे भेज देगा, एरो देखें, ये पर्पल एरो आगे जाएगा, ये साइटोक्रोम B के पास आएगा। इसका मतलब इसने हाइड्रोजन इसको दिया तो ये ऑक्सीडाइज हुआ, ठीक है। लेकिन इसने इससे हाइड्रोजन लिया तो ये क्या हुआ, साइटोक्रोम B ये रिड्यूस हुआ। समझ आ गई। चलें इसी तरह से आगे सारा सीक्वेंस इसी तरह से, परेशान नहीं होना। अब आगे क्या था, आगे जो कंपोनेंट लगा होता है वो है साइटोक्रोम C। क्या है, साइटोक्रोम C। अब साइटोक्रोम C ने रिड्यूस होना है और पिछले वाले ने ऑक्सीडाइज होना है। इसका मतलब ये जो साइटोक्रोम B के पास इस कोएंजाइम Q से आया हुआ हाइड्रोजन एटम आया था, ये अब ऑक्सीडाइज करेगा अपने आप को और यही हाइड्रोजन एटम आगे पास कर देगा साइटोक्रोम C के पास। तो अब साइटोक्रोम B की क्या हुई, साइटोक्रोम B की सब बच्चे कह रहे होंगे ऑक्सीडेशन हुई मैम। तो साइटोक्रोम C की क्या होगी, साइटोक्रोम C की रिडक्शन हुई क्योंकि इन्होंने ये हाइड्रोजन एटम रिसीव किए फ्रॉम साइटोक्रोम B, ठीक है। अब आगे आ जाओ। अब जो आपको देख रहे हो ना साइटोक्रोम A, ठीक है। ये जो साइटोक्रोम C है ना, अब साइटोक्रोम A, इसका मतलब C के फौरन बाद साइटोक्रोम A लगा हुआ है। अब साइटोक्रोम A ने रिड्यूस होना है, साइटोक्रोम C ने ऑक्सीडाइज होना है। मतलब कि जो साइटोक्रोम B से हाइड्रोजन एटम आया C के पास, अब इसने इसको दे दिया साइटोक्रोम A को। इसका मतलब ये ऑक्सीडाइज हो गया। अब इसने क्योंकि साइटोक्रोम C से लिया हाइड्रोजन एटम, तो साइटोक्रोम A जो है वो रिड्यूस हुआ। इसी तरह आगे आ जाओ, साइटोक्रोम A3 है। अब A3 जो है वो रिड्यूस होगा। क्यों रिड्यूस होगा, क्योंकि वो
हाइड्रोजन लेगा साइटोक्रोम ए से, और साइटोक्रोम ए क्योंकि साइटोक्रोम A3 को दे रहा है तो वो ऑक्सीडाइज होगा। काफ़ी सारी बार बार चीज़ें रिपीट कर दी, लेकिन आपने बस इसमें ना रेस्पिरेटरी चेन में आपने बस इनके कंपोनेंट्स को सीक्वेंस समझना है। बाकी बात यही है कि पिछला ऑक्सीडाइज होगा और अगला रिड्यूस होगा, बस। उसके बाद देखो कि यहाँ ना ऑक्सीजन पड़ा हुआ है, क्या हुआ है, हाफ ऑक्सीजन पड़ी हुई है। अब ये हाफ ऑक्सीजन ना ये हाइड्रोजन के साथ मिलेगी, ठीक है, और वाटर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वाटर। यहाँ से आप देख सकते हैं कि कुछ हाइड्रोजन एटम बाहर भी रिलीज हुए थे, आउटसाइड द मेम्ब्रेन भी रिलीज हुए थे। वो हाइड्रोजन एटम फिर इस ऑक्सीजन के साथ मिलेंगे तो वाटर बन जाएगा। समझ आ गई। अब आप देख सकते हैं कि ये जो कुछ हाइड्रोजन एटम रिलीज हुए थे ना, अब ये हाइड्रोजन एटम फिर आएंगे यहाँ। ये जो लगा हुआ है ना कंपोनेंट, ये लगा हुआ है एटीपी सिंथेज। अब एटीपी सिंथेज का काम आपको पता है कि इन्होंने एटीपी की फॉर्मेशन करवानी है। अब देखिए अल्टीमेटली हमें एटीपी मिल गया, मतलब एनर्जी मिल गई। और रेस्पिरेटरी चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का काम भी यही है कि उन्होंने अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स भी गुजारने होते हैं, हाइड्रोजन एटम भी गुजारने होते हैं, और बाय प्रोडक्ट के तौर पे हमें जो रिजल्टेंट मिलता है वो एनर्जी मिलती है, और वो 3 ATP की फॉर्म में हमें मिली। समझ आ गई। चलें जी, यही सारा हमारा आज का लेक्चर है और यही सारी बातें इन थ्योरीज में लिखी हुई हैं, तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्टार्ट वाली 2 स्लाइड्स मैंने आपके साथ शेयर कर दी थी। अब हमने बेसिकली रोल डिस्कस करना है साइटोक्रोम का। अब आपको पता है साइटोक्रोम का रोल ये होगा कि खुद को वो जो पहला होगा वो ऑक्सीडाइज करेगा और दूसरा जो है वो रिड्यूस करेगा। ठीक है, कहते हैं कि अगर हम साइटोक्रोम की बात करें ना, तो जो साइटोक्रोम है ना, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को स्टार्ट करवाने में हेल्प कर रहा होता है। अगर हम इनकी नेचर की बात करें तो साइटोक्रोम के पास ना हीम मौजूद होता है। हीम की बात करें तो हीम जो है वो प्रोस्टैटिक ग्रुप से ही एक रिलेटेड है। आसान कर देती हूँ बहुत ज़्यादा। अगर हम उसकी वैलेंसी की बात करें तो जो है वो उसके सेंटर में आयरन मौजूद होता है। अच्छा जी, हीम की बात करें ना तो आप समझो हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन आपको पता होगा कि ये ऑक्सीजन कैरिंग जो है वो पिगमेंट होता है। हीमोग्लोबिन के पास आपको पता है कि ऑक्सीजन मौजूद होती है। अगर हम हीम की बात करें तो हीम के सेंटर में आयरन मौजूद होती है, क्योंकि वो आयरन कंटेनिंग ग्रुप मौजूद होता है उसके पास। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने साइटोक्रोम डिस्कस किया कि साइटोक्रोम जो है वो स्टार्ट करवाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, क्योंकि जो फर्स्ट आप कह सकते हैं मेन कंपोनेंट है ना वो ये साइटोक्रोम है, क्योंकि इसके काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं जो रेस्पिरेटरी चेन में इन्वॉल्व होती हैं या स्प्रेड होती हैं, और वहां से फिर रेस्पिरेटरी चेन का फंक्शन परफॉर्म हो रहा होता है। ठीक है, अब हमने कहा कि साइटोक्रोम के पास ना उनके सेंटर में हीम मौजूद होती है, और हीम की हमने नेचर की बात की कि हीम के सेंटर में आयरन मौजूद होता है, मतलब वो आयरन कंटेनिंग ग्रुप होता है। ये कंपेरिजन अब हमने देखा हीमोग्लोबिन की। अगर हम हीमोग्लोबिन की बात करें तो वो ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट होता है, लेकिन हीम जो है वो आयरन कंटेनिंग ग्रुप होता है। समझ आ गई, थोड़ा बहुत रिलेटेड। दरअसल हमने साइटोक्रोम की नेचर की बात की। अच्छा जी, नेक्स्ट कहते हैं कि अगर हम पाथवे देखें ना कि रेस्पिरेटरी चेन में कैसे क्या क्या सीक्वेंस से पाथवे हो रहा है, तो वो हम नीचे फर्दर फॉलोइंग जो है वो वहाँ से डिटेल से हमें समझ आएगी। कहते हैं कि जैसा कि आपको पता है कि इन तीनों स्टेप्स के, या फिर आसान जुबान में रेस्पिरेटरी चेन के रिजल्टेंट में हमें 3 ATP के मॉलिक्यूल मिलते हैं। रिजल्टेंट वाली जो बात है वो हमने देख ली कि रिजल्टेंट में क्या मिलता है। अच्छा जी, अब इस इक्वेशन से समझें। होता ये कि हमने स्टार्ट में ही देखना है कि NaDH जो है वो एक हाइड्रोजन एटम के साथ मिलेगा। ठीक है, 3 ADP के मॉलिक्यूल मिलेगी, फॉस्फेट मिल गया। ठीक है, ऑक्सीजन में हमने देखा था कि हाफ ऑक्सीजन इन्वॉल्व भी। अब ये तमाम की तमाम ना होने के बाद चेंजेस ये आने हैं कि इन्होंने दोबारा अपने आप को रिड्यूस कर देना है, तो इन्होंने दोबारा अपने आप को ऑक्सीडाइज कर देना है इनटू NaD। ठीक है, हमें वाटर मिला था, हमने अभी स्ट्रक्चर में भी देखा कि हमें वाटर मिलता है। ये देखिए मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ। ये वो प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं। कहते हैं एक एरो देखने ये बाहर को है, इसका मतलब हमारा पहला प्रोडक्ट है ये NaD। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बाद हमें पहला प्रोडक्ट मिला NaD, दूसरा हमें ये देखो एरो के बाद प्रोडक्ट मिला वाटर, और तीसरा जो हमें प्रोडक्ट मिला इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या रेस्पिरेटरी चेन का वो था 3 ATP। समझ आ गई। वो यही बात कर रहे हैं, कहते हैं कि जो चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या रेस्पिरेटरी चेन को चलाने के लिए वो ये हैं, जो रिजल्टेंट में हमें चीज़ें मिलती हैं वो ये हैं। ठीक है, तो PI जो यहाँ लिखा हुआ है ना, ये जो PI वो आगे उसको एक्सप्लेन करें कि PI फॉर इनऑर्गेनिक, P से फॉस्फेट, तो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जब ADP के साथ मिलेगी तो फिर जाहिर है ट्राइफॉस्फेट में वो कन्वर्ट होंगे। उसके बाद कहते हैं कि अगर हम मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म की बात करें तो जो ऑक्सीडेटिव रिएक्शन टेक्स प्लेस होता है ना, वो कंजक्शन होती है बेसिकली रेस्पिरेटरी चेन के साथ। इनर मेम्ब्रेन में ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं,
मतलब माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो उसकी जो इनर मेम्ब्रेन जिसको हम क्रिस्टी बोलते थे, उस क्रिस्टी के अंदर ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन देखी जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ये जो रेस्पिरेटरी चेन के जो कंपोनेंट्स हैं वो आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन क्रिस्टी में एम्बेडेड होते हैं। वहां से जो है वो कंजक्शन का या जोड़ने का प्रोसेस स्टार्ट होता है। जैसे ही कम्बिनेशन स्टार्ट होता है, जैसे ही एक सीक्वेंस में चीजें स्टार्ट होती हैं, उसके बाद हम कहते हैं हमारी रेस्पिरेटरी चेन जो है वो प्रोसीड होगी। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम रोल की बात करें, फंक्शन की बात करें, ऑब्वियसली बात है, आपको पहले भी पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन ये है कि इन्होंने एटीपी की सिंथेसिस करवानी होती है। और एटीपी जो है वो आपको पता है कि एनर्जी है, सेल की एनर्जी है, एनर्जी करेंसी को पूरा कर रही होती है, इसलिए एनर्जी करेंसी भी कहते हैं। ठीक है, एनर्जी है ये एटीपी जो है वो सेल की। तो ये जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम नेचर की बात करें, आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो पावर हाउस होता है, इसका मतलब इन्होंने एटीपी को जनरेट करवाना होता है। ठीक है, तो ये इसका फंक्शन लिखा हुआ है। कहते हैं कि अगर हम कीमियो ऑस्मोसिस की बात करें, कीमियो ऑस्मोसिस भी मैंने आपको बताया था, ये एटीपी के सिंथेसिस का प्रोसेस होता है। और ये होता कहाँ है? ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये वजह कि हम माइटोकॉन्ड्रिया के पावर हाउस भी बोलते हैं। एटीपी प्रोडक्शन की बात करें तो कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली मूव होते हैं। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन मूव होते हैं हम कहते हैं कि हमें इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट देखने को मिलता है। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट का मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स क्या हमें फ्लो देखने को मिलता है डिफरेंट अमाउंट में। ठीक हो गया। उसके बाद कहते हैं कि ये सारी की सारी चीजें इनर मेम्ब्रेन या फिर मेम्ब्रेन की इनर साइड में देखने को मिलती हैं। समझ आ गई? ये स्लाइड भी समझ आ गई। आगे फर्दर मूव ऑन करते हैं। वहां से अब हमने बेसिकली वो कंपोनेंट्स डिस्कस करने हैं जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या रेस्पिरेटरी चेन में लगे होते हैं या इन्वॉल्व होते हैं, या फिर वो पूरी की पूरी चेन को परफॉर्म करवाने में अपना रोल परफॉर्म करते हैं। पहला हमने कहा था कंपोनेंट है कोएंजाइम क्यू। अब ये जो कोएंजाइम क्यू है ये बेसिकली रेस्पिरेटरी चेन का फर्स्ट कंपोनेंट है। और इसने क्या करना होता है? इसने बेसिकली रिड्यूस होना होता है। और रिड्यूस का मतलब होता है हाइड्रोजन लेना है। इसका मतलब कोई इससे पहले ऑक्सीडाइज होगा तभी तो ये उससे हाइड्रोजन लेगा। इसका मतलब जो NAD है ना, ये ऑक्सीडाइज होगा, ये अपना ये हाइड्रोजन जो है वो रिलीज करेगा। ये हाइड्रोजन जो है ये कोएंजाइम जो है वो क्यू लेगा। लेने के बाद ये रिड्यूस हुआ और ये जो है वो ऑक्सीडाइज हुआ। ठीक है, इसके बाद कहते हैं कि ये वजह कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स भी मूव करेंगे, जैसे हाइड्रोजन मूव करेंगे, हमें इनफ अमाउंट में एनर्जी जो है वो मिलती है। उसके बाद कहते हैं कि इसमें काफ़ी सारे हमें देखने को मिलते हैं साइटोक्रोम की टाइप्स, दैट इज साइटोक्रोम B, C और भी है, A भी है, ठीक है, A3 भी है। लेकिन कहते हैं कि अगर हम B, C की बात करें तो B और C के दरमियान ATP जो है वो बनती है। और ATP बनती कहाँ से? ADP से बनती है। और कैसे बनती है? क्योंकि ADP जो है उसके साथ जब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एक और अटैच होता है, तो आपको पता है जब डाइफॉस्फेट में एक और ऐड होगा तो वो ट्राइफॉस्फेट बनेगा। मतलब एडिनोसिन डाइफॉस्फेट से एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बना। समझ आ गई है? उसके बाद अब हमने उन साइटोक्रोम्स की टाइप डिस्कस करनी। साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C, A और A3 ये कुछ टाइप है। कहती है कि अगर हम कोएंजाइम Q की बात करें तो ये अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा और अगले को रिड्यूस करेगा, क्योंकि इसने हाइड्रोजन दिया, इसने रिसीव कर लिया। ठीक है, अब कहते हैं कि ये जो इसकी बात करें विच इज देन ऑक्सीडाइज, तो ये ऑक्सीडाइज करेगा और अगले को रिड्यूस करेगा, मतलब साइटोक्रोम C को रिड्यूस करेगा। और यहाँ से जो है ना वो इनफ एनर्जी हमें मिलती है जो कि ATP की फॉर्म में रिलीज होती है। उसके बाद अब साइटोक्रोम C जो है वो रिड्यूस होगा, मतलब कि साइटोक्रोम C यहाँ अगर ऑक्सीडाइज हुआ तो नेक्स्ट वो किसी के लिए खुद को रिड्यूस भी करेगा। ठीक है, क्योंकि रिड्यूस का मतलब है हाइड्रोजन लेना। जब ये हाइड्रोजन लेगा तभी तो फिर ये हाइड्रोजन आगे दे सकेगा, मतलब साइटोक्रोम A को और साइटोक्रोम A3 को दे सकता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी डिटेल थी। उसके बाद कहते हैं साइटोक्रोम A की बात करें तो वो साइटोक्रोम A फिर आगे फर्दर ऑक्सीडाइज होगा। ठीक है, ऑक्सीडाइज होने के बाद होता ये है कि वो हाइड्रोजन जो है वो अटैच होंगे ऑक्सीजन के साथ, और वो ऑक्सीजन के साथ अटैच होने के बाद कन्वर्ट हो गए इनटू वाटर। ठीक है, तो कहते हैं इसके रिजल्टन में ना हमें लास्ट पे ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या रेस्पिरेटरी चेन के लास्ट में इलेक्ट्रॉन भी निकलते हुए नजर आते हैं। उसके बाद ये आई थिंक लास्ट स्लाइड है, उसके बाद हमारा ये लेक्चर खत्म हो जाएगा। ठीक है, यस बिल्कुल ये हमारी लास्ट स्लाइड है। अच्छा जी, इसमें लिखा हुआ है कि ऑक्सीजन जो है ना वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। याद करें हमने कहा कि ये जो लास्ट पे हमें ऑक्सीजन नजर आती है ना, ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन बेसिकली रिसीव करेगी इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, हाइड्रोजन एटम को, इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करने के बाद ही तो वाटर में कन्वर्ट हुई है। ठीक है, तो कहते हैं कि अगर हम ऑक्सीजन की बात करें ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, और अगर हम ऑक्सीजन की नेचर की बात करें तो हम कहेंगे ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब होता है बहुत शदीद किस्म की इसको
ज़रूरत होती है इलेक्ट्रॉन्स की, ये बहुत शदीद इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि ऑक्सीजन की बात करें तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस होता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है, और जैसे ही इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया, हाइड्रोजन को एक्सेप्ट किया इन्वायरमेंट में अपने मौजूद साइडों पे या इर्द गिर्द से, तो वो कन्वर्ट करेगा वाटर मॉलिक्यूल इनटू, तो वो ऑक्सीजन कन्वर्ट होगी इनटू वाटर मॉलिक्यूल। समझ आ गई है। तो कहते हैं कि इन द एडिशन होता ये है कि जो ऑक्सीडेशन है ना, इसके रिजल्टेंट में बेसिकली एनर्जी प्रोड्यूस होती है। आपको पता है हाइड्रोजन एटम जैसे रिलीज होंगे वो अपने साथ एनर्जी प्रोड्यूस करवाएंगे, ठीक है। तो जैसे हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन्स इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में मूव करेंगे, एज अ रिजल्ट हमें थर्ड मॉलिक्यूल ऑफ 3 मॉलिक्यूल ऑफ एटोपी मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद मैंने यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन मेंशन किया है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। डिस्क्राइब द कंपोनेंट ऑफ रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जिसमें हमने कहा कि कोएंजाइम क्यू से लेके साइटोक्रोम की टाइप्स वो बी, सी, ए और A3 थी। उसके बाद ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर भी हमने देखा। उसके बाद ये शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कपलिंग फैक्टर, ये भी आपने इसका आंसर भी लिख देना है। तो अगर ये दोनों क्वेश्चन आए तो आपने सारी की सारी थ्योरी उठा के लिख देनी है, आपको बहुत अच्छे से मार्क्स मिल जाएंगे। ये मैंने आपके साथ डायग्राम भी शेयर किया और मैंने सीक्वेंस वाइज शेयर की कि स्टार्ट जो है वो NADH करवा रहा होता है, ठीक है। NAD और NADH के बाद जो है वो आगे कोएंजाइम Q, ये ऑक्सीडाइज होगा, ये रिड्यूस होगा, फिर ये ऑक्सीडाइज होगा तो ये रिड्यूस होगा, फिर ये ऑक्सीडाइज होगा तो ये रिड्यूस होगा। तो एक पूरी की पूरी सीक्वेंस में चीज़ें जो है वो देखने को मिलती है। और जो हमने रिजल्टेंट में हमें जो चीज़ें मिली वो हमने देखा था NAD, वाटर और 3 मॉलिक्यूल ऑफ ATP। दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी, ठीक है। इस लेक्चर वीडियो के बाद ना हमारे 2 लेक्चर जो है वो रह जाएंगे, उसके बाद इंशाल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये चैप्टर जो है वो चैप्टर नंबर 11 ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। उसके बाद हमने इस पूरे चैप्टर के ना MCQs इंपॉर्टेंट डिस्कस करने हैं, जिसके बाद आपकी इस चैप्टर रिलेटेड बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, अगर आपने इस रिलेटेड, अगर आज के टॉपिक रिलेटेड अगर आपने कुछ पूछना हो बिला झिझक आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये टॉपिक नहीं समझ आया फिर आप पिछले टॉपिक्स को लाजमी लें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात होती है। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफिज़।